ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की मांग की पहले होगी सुनवाई। टेरर फंडिंग केस में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को मिली उम्र कैद। और सिर्फ एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के साथ घूमना आपको टेररिस्ट नहीं बनाता, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का फैसला। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम आपके सामने एक बार फिर कोट अनकोट का ये एपिसोड लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शो पर हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी कोर्ट की खबरों के बारे में बताते हैं। इस हफ्ते हमारे पास आपके लिए जो सबसे पहली खबर है वो आ रही है बनारस से। बनारस में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस समय ज्ञानवापी विवाद को सुन रहा है। हमने आपको पिछले एपिसोड में ये बताया था कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को एक सिविल जज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। पूरा मामला जो है अगस्त में पिछले साल शुरू हुआ था, जब 5 महिलाएं, दिल्ली की ये महिलाएं बनारस के एक सिविल कोर्ट में, उन 5 महिलाओं ने, दिल्ली की इन महिलाओं ने एक याचिका दर्ज की थी, ये कहते हुए कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में श्रृंगार गौरी मंदिर है एक, जिनकी उन्हें पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। उसी दिन इन सिविल जज ने एक एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किया उस ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने के लिए। अगले कुछ महीनों में कई ऐसे ऑर्डर्स आए, कोर्ट ने एक एडवोकेट कमिश्नर का नाम भी रखा। उसके बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचा। ज्ञानवापी मस्जिद की जो मैनेजमेंट कमेटी है, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने याचिका दर्ज की, ये कहते हुए कि इस तरह की याचिका को सुना ही नहीं जाना चाहिए। पूरा जो मामला है ये एक कानून के इर्द गिर्द घूमता है जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो ये कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थल का जो स्टेटस है, वो जो उसका स्टेटस था 15 अगस्त 1947 में, उसका स्टेटस वैसा ही रहेगा, उसको बदला नहीं जा सकता। इसी बात को लेकर जो मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी वो इलाहाबाद हाईकोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट तक भी गई ये कहते हुए, लेकिन अब मामला जो है वापस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने, हमने आपको बताया था पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से ये कहा कि, और ये देखा कि किस तरह से सिविल जज ने ये इस लॉ के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हैं, जो दलीलें पेश की हैं मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी ने इस लॉ के ऊपर, इस केस की मेंटेनेबिलिटी पर, यानी कि ऐसा जो केस है वो सुना भी जाना चाहिए या नहीं, उस बात पर सिविल जज ने अपना कोई भी आदेश नहीं दिया था। उन्होंने सीधा सर्वे का ऑर्डर दे दिया था। लेकिन अब जब मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचा है तो अब इस मुद्दे पर सबसे पहले बहस होगी। जी अपूर्वा, जैसा आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते, जो हम अपने दर्शकों को अपने पिछले हफ्ते के एपिसोड में बता चुके हैं, उन्होंने ये मामला जो है सिविल जज से ट्रांसफर करके वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज को भेज दिया है। और उन्होंने अपने ऑर्डर में, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया था, मगर हाँ डिस्ट्रिक्ट जज को एक तरीके से डिस्क्रिशन दे दिया था ये डिसाइड करने के लिए, ये फैसला देने के लिए कि क्या जो मुस्लिम पक्ष की मांग है कि ऐसा सिविल सूट 1991 लॉ के तहत नहीं फाइल किया जा सकता, तो क्या इस एप्लीकेशन को पहले सुनना चाहिए, या जो सर्वे रिपोर्ट आई है, जो कोर्ट कमिश्नर ने अपनी एक सर्वे रिपोर्ट दी थी जिसके कुछ पार्ट्स मीडिया में लीक भी हो गए थे, कि क्या पहले उस रिपोर्ट को जो है वो सुना जाए। तो अब उन्होंने केवल एक ये ऑब्जर्वेशन दी थी अपने ऑर्डर में और पूरा मामला जो है डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर कर दिया था। अब पिछले हफ्ते जब ये मामला डिस्ट्रिक्ट जज के सामने आया तो मुस्लिम पक्ष ने जाहिर है दोबारा से जो है इस मांग को कोर्ट के सामने रखा और बोला कि जो ये 1991 लॉ है, कानून है, इसके तहत इस तरीके का सूट फाइल नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कोर्ट को जो उनकी ऑब्जेक्शन है इस पूरे सूट की मेंटेनेबिलिटी को लेके, उसको पहले सुनना चाहिए और उसके बाद फैसला देना चाहिए, क्योंकि जो भी फैसला आएगा उसको वो आगे चल के चुनौती दे सकते हैं। तो उनकी बात को मानते हुए डिस्ट्रिक्ट जज ने यही आदेश दिया कि पहले वो उनकी ऑब्जेक्शन को सुनेंगे, पहले ये तय करेंगे कि वाकई में क्या ये सूट की सुनवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट जज ने जो सर्वे रिपोर्ट थी, जो कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे, उनकी जो सर्वे रिपोर्ट थी वो दोनों पक्षों को दे दी गई है, दोनों को उनकी कॉपीज दे दी गई हैं और दोनों पक्षों को कहा गया है कि यदि आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप उस ऑब्जेक्शन को लिखित में कोर्ट के सामने डालें। एक छोटी सी बात यहां पे बताना चाहूंगी अपूर्वा, आपको ध्यान होगा जो सर्वे रिपोर्ट लीक की गई है उसमें यही
क्लेम किया गया था और ये हिंदू साइड ने क्लेम किया था, और उसी क्लेम के तहत उन्होंने एक एप्लीकेशन भी लगाई थी सिविल कोर्ट वाराणसी के सामने, ये कहते हुए कि जो सर्वे में ये पाया गया है कि जो वहां पे एक वजू खाना है मॉस्क के अंदर, मस्जिद के अंदर, वहां पे एक शिवलिंग है। अब सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को दी नहीं गई थी, मगर उसके पहले ही ये एप्लीकेशन फाइल हो गई थी और दूसरे पक्ष को सुने बिना सिविल जज ने उस एरिया को एक तरीके से सील करने का ऑर्डर दे दिया था। तो ये बात, इस पे ऑब्जेक्शन रेज करते हुए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट को कंप्लेन भी करी और बोला कि इस तरीके का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता था। मुस्लिम पक्ष का ये मानना है कि वो शिवलिंग नहीं है, वो एक फाउंटेन है, क्योंकि वो जो वजू खाना है वो ऐसी जगह है जहां पे लोग अपने पहले जाके पांव धोते हैं और फिर जाके नमाज पढ़ते हैं। तो मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ये गलत बात फैलाई गई है कि वो शिवलिंग है वहां पे शिवलिंग नहीं है, वहां पे केवल एक फाउंटेन है। तो ये जो है दोनों पक्षों की तरफ से बातें सामने आ रही हैं। तो अब पहले डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी जो है पहले अब इस बात को डिसाइड करेंगे कि क्या ये सूट मेंटेनेबल है या नहीं है। बिल्कुल, इस पर सुनवाई अब 30 मई को होगी, यानी कि सोमवार को। तो इसमें जिस तरह की सुनवाई होती है उसके बारे में हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। अब जो दूसरा हमारे पास आपके लिए दूसरी खबर आ रही है वो दिल्ली के एक कोर्ट से आ रही है। दिल्ली के एक कोर्ट ने अलगाववादी नेता यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये टेरर फंडिंग का एक केस था जो 2017 में एनआईए ने दर्ज किया था और 2019 में यासिन मलिक की इसमें गिरफ्तारी हुई थी। अब ये पहला केस तो नहीं है जो यासिन मलिक के खिलाफ दर्ज किया गया है। इनफैक्ट उनके खिलाफ पहले कई केसेस भी दर्ज किए गए हैं, कई आरोप भी हैं उनके खिलाफ। कश्मीर में युवाओं को भड़काने के आरोप हैं। 1979 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के अपहरण में भूमिका निभाने के उनके खिलाफ आरोप है। 1990 में भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या का भी आरोप है। ये जो केस है उसमें उनके खिलाफ ये आरोप लगाए गए हैं एनआईए के तरफ से कि उन्होंने कश्मीर की आज़ादी के नाम पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए पूरी दुनिया भर से फंडिंग जुटाई थी। अब इसमें जब चार्जेस फ्रेम हो रहे थे तो कोर्ट ने ये पाया था कि प्रथम दृष्टता से ये ऐसा लगता है कि ये जो आरोप हैं उनके खिलाफ वो सच हैं। और लेकिन मई में उन्होंने खुद ही, यासिन मलिक ने खुद ही कोर्ट के सामने इस केस में जो उनके खिलाफ आरोप थे उनको कबूल लिया और अगले अलग अलग प्रावधानों के अंदर उन्हें अलग अलग सजाएं मिली हैं। लेकिन जो उन्हें उम्र कैद की सजा मिली है वो 2 प्रावधानों के तहत मिली है। एक है सेक्शन 121 इंडियन पीनल कोड, जो कि ये कहता है कि कोई भी इंसान जो भारत की सरकार के खिलाफ युद्ध करता है या युद्ध करने का प्रयास करता है उसे उम्र कैद की या मौत की सजा मिल सकती है। तो इसमें 2 ही ऑप्शन थे कोर्ट के पास, मौत की सजा या उम्र कैद। और सेक्शन 17 यूआपा का अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का, उसके अंदर जो ये आतंकी फंडिंग का ही है ये प्रावधान, उसके अंदर भी उन्हें उम्र कैद की सजा मिली। बिल्कुल। और अपूर्वा, इसमें 10 मई को दरअसल यासीन मलिक ने अपना जो है जो जुर्म है वो कबूल कर लिया था और कोर्ट ने उनको समझाया भी था कि जुर्म कबूल करने का क्या मतलब हो सकता है। इस मामले में यासीन मलिक का कोई लॉयर भी नहीं था, कोई वकील भी नहीं था, तो कोर्ट ने अपनी तरफ से एक अमाइकस क्यूरी अपॉइंट किए थे जो एक तरीके से कोर्ट को भी मदद कर रहे थे और यासीन मलिक को फ्री लीगल एडवाइस, कानूनी एडवाइस दे रहे थे। तो जो अमाइकस क्यूरी थे उन्होंने भी यासीन मलिक को ये समझाया कि जुर्म कबूल करने का क्या मतलब होता है, मगर यासीन मलिक जो है अपनी बात पे अड़े रहे और उसके बाद ही 19 तारीख को जो है कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया और फिर फाइनली जो है उनको उम्र कैद की सजा सुनाई। अब एनआईए, जहां तक एनआईए का सवाल है, एनआईए ने इसमें डेथ सेंटेंस की मांग करी थी क्योंकि एनआईए का ये कहना था कि ये पूरे फंडिंग की वजह से जो है कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां जो है बढ़ गई थी और इसकी वजह से जो कश्मीर में जो यंग बच्चे थे, जो यंग स्टूडेंट्स थे, उन्होंने स्टोन पेल्टिंग की जो वहां पे इंसिडेंट्स हो रहे थे वो इसी फंडिंग की वजह से हो रहा था। मगर कोर्ट का ये मानना था कि भाई जो ये क्राइम है जो यासीन मलिक ने किया है वो एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है। दरअसल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस एक ऐसा प्रिंसिपल है जो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है। अगर यदि कोई केस इस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में आता है तभी जो है मौत की सजा सुनाई जाती है।
इसके साथ साथ कोर्ट ने ये ज़रूर कहा कि ये जो पूरा एलिगेशन है यासीन मलिक के खिलाफ, ये बहुत ही संगीन जुर्म है। टेरर फंडिंग एक कोई मामूली मामला नहीं है, ये बहुत ही संगीन मामला है। और जो है अगर यदि इससे कम सज़ा दी जाती है तो वो जो मैसेज है एक सोसाइटी को जो है वो ठीक नहीं जाएगा। तो यही कहते हुए कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। अब जहां तक यूपा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की बात चल रही है, जो तीसरा केस है हमारे पास आपके लिए वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट से एक जजमेंट आया है जिसके द्वारा कोर्ट ने 1.5 साल से आतंकी साजिश के केस में जेल में रह रहे एक पीडीपी नेता वहीर उर रहमान पारा को जमानत दे दी। और जमानत देते हुए कोर्ट ने बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन एक किया। पारा के खिलाफ जिस तरह के सबूत रखे गए थे कोर्ट के सामने, कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि प्रथम दृष्टता से, यानी कि बेल के समय कोर्ट इतना ही देख सकता है, चूंकि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनके खिलाफ जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, आतंकी साजिश के आरोप, वो सही है। अब इनमें से एक जो कोर्ट के सामने एविडेंस रखा गया था, जो सबूत रखा गया था, वो ये था कि जो ये पारा है उनको एक आतंकवादी यूसुफ गडूरा के साथ कई बार देखा गया था। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है अब कि सिर्फ किसी आतंकवादी के साथ देखा जाना आपको आतंकवादी नहीं बनाता, यानी कि आपको यूएपी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर गिरफ्तार सिर्फ उस बात पर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। इसके साथ साथ कोर्ट ने ये बोला है कि इस पूरे मामले में ऐसा कोई सबूत नहीं रखा गया कोर्ट के सामने जो ये दिखाए कि ये जो मुल्जिम है ये खुद जो है आतंकवादी गतिविधियों में भाग ले रहे थे। तो यदि कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन है और यदि उस बैंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के साथ आप उठना बैठना कर रहे हैं, मगर यदि वो किसी आतंकी गतिविधियों में भाग नहीं ले रहे हैं, तो केवल उस ऐसे व्यक्ति के साथ मिलना उठना बैठना जो है एक जुर्म नहीं है, एक क्राइम नहीं है, वो भी यूपा के अंडर। इसके साथ साथ कोर्ट ने जो एक बात बोली है पूर्वा, बहुत ही एक तरीके से बहुत जरूरी बात है, और वो ये है कि कोर्ट का ये मानना है कि यदि किसी मुल्जिम को बेल मना किया जाता है तो वो इसलिए किया जाता है कि आगे वो कोई जुर्म ना करे, मतलब कि प्रिवेंटिव होता है, प्यूनिटिव नहीं होता, यानी कि आप उसको कोई सजा नहीं दे रहे हैं जेल में रख के। तो यही ऑब्जर्वेशंस देते हुए कोर्ट ने अपनी इस बात को स्पष्ट किया कि किसी भी बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के साथ उठना बैठना या उनके साथ घूमना या दिखना जो है एक क्राइम नहीं है। और इसमें छोटी सी एक और बात है अपूर्वा, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी पहले इस बात को लेके 2-3 बारी बोल चुकी है, मगर उन्होंने केवल बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होने की बात बोली है। ये शायद पहली बार है कि किसी हाई कोर्ट ने इस बारे में जो है एक स्पष्ट रूप से एक फैसला सुनाया है कि यदि बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के साथ आप घूमते हैं या उनकी संगति में पाए जाते हैं तो वो एक क्राइम नहीं है, वो एक जुर्म नहीं है, और उसकी वजह से आप एक टेररिस्ट नहीं बन सकते। तो चलिए अपूर्वा, इस हफ्ते के लिए मेरे ख्याल से काफी है। बिल्कुल भद्रा, चलिए इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।